Please take out the topic in your booklet, ratio and proportions. Please class, please respond. Sir, taken out. Everybody? Okay, now reading the question number 1. एक काम करते हैं ना, हम इसी पे खोल लेते हैं। अब सही है? अच्छा भाई, अच्छा भाई, अब वो कह रहे हैं a mixture of nuts contain 2 pounds of cashews, nuts and 2 ounces of peanuts. What is the ratio of peanuts to cashew? अच्छा, pounds और ounces के बारे में आपको पता होना कन्वर्ट करेंगे पाउंड से आउंस को। जी, इत्तेफाक है, मुझे भी याद नहीं है। आंसर ए होगा 116, क्योंकि एक आउंस में एक पाउंड में 16 आउंसेस होते हैं ना जी। तो हमारे पास जो है ओके, सो 1 पाउंड में बेटा हमारे पास होते हैं 16 आउंसेस। अब वो कह रहे हैं 2 पाउंड्स ऑफ कैशू नट्स हैं और 2 आउंसेस ऑफ पीनट्स हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीनट्स? तो देखो हमारे पास अगर हम 2 पाउंड्स की बात करें तो ये हो जाएंगे 32 आउंसेस। तो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीनट्स टू द कैशू। तो पीनट्स हम रखेंगे ऊपर और आउंसेस रखेंगे, अपना कैशू रखेंगे हम नीचे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इज ऑलरेडी क्लियर अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1? किसी ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो ज़रा बता दें मुझे, अभी तक अटेम्प्ट कर लिए थे या नहीं किए थे? सर नहीं गए थे। अगर नहीं किए तो काइंडली कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि कैंडी प्रीवियसली सोल्ड नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि कैंडी प्रीवियसली सोल्ड थी $1.6 की, इज नाउ ऑफर्ड 48 सेंट्स इन अ 6 ounce पैकेज। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फॉर्मर प्राइस टू द प्रेजेंट प्राइस? देखें, पहली बात सुने कि वो 1.16 नहीं, 1.16 नहीं है, 1.6 है। $1.6 चार्ज कर रहे थे पर पाउंड, 1 पाउंड का, मतलब वो 16 आउंसेस का चार्ज कर रहे थे। तो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने कर दिया 48 सेंट्स का। तो हम ये कह सकते हैं कि 160 सेंट जो है वो बेसिकली 16 आउंस था। तो आई कैन से कि 10 सेंट जो है बेसिकली 1 आउंस था। तो फिर वो कह रहे हैं कि 6 आउंस का पैकेज, तो 6 आउंस का पैकेज अगर मुझे निकालना है तो वो बन जाएगा 60 सेंट्स का। तो अब वो बेच रहे हैं 48 सेंट का। तो वो क्या मांगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फॉर्मर प्राइस? फॉर्मर प्राइस था हमारे पास 60 सेंट और जो अब न्यू प्राइस है वो है हमारे पास 48 सेंट। कैंसिलेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा 12 5 सा और ये हो जाएगा 12 4 सा। तो हमारे पास
5/4 आ जाएगा रेशो। एनी प्रॉब्लम इन दैट? एनी प्रॉब्लम इन दैट? और मामा कह रही हैं सर रिपीट, समझ नहीं आया। ओके देखो बेटा, हाउ मच इज एन आउंस? एक आउंस में 1 पाउंड में 16 आउंसेस होते हैं, ठीक है। ये कन्वर्जन याद रखें। देखिए बेटा, $1.6 का 1 पाउंड बेच रहे थे, यहाँ लिखा हुआ है $1.6 पर पाउंड, ठीक है। तो हमने $1.6 को कन्वर्ट कर लिया 160 सेंट्स में, और 16 आउंसेस कन्वर्ट कर लिया हमने। 1 पॉइंट इज इक्वल टू 16 आउंसेस था। तो अब वो ये कह रहे हैं कि 160 सेंट्स के 16 आउंसेस हैं। मैंने दोनों तरफ 16 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास 1 आउंस की कीमत आ गई। वो यहाँ पर बात कर रहे हैं 6 आउंसेस की। तो 6 आउंसेस की निकालने के लिए मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6 आउंसेस विल बी ऑफ 60 सेंट्स नाउ। अब वो मांग रहे हैं फॉर्मर प्राइस का प्रेजेंट प्राइस से। तो अगर फॉर्मर प्राइस का प्रेजेंट प्राइस से मांग रहे हैं, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ गई? ओके ये साथ साथ या तो नोट कर लीजिएगा या साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं रिमूव करके फिर अगला क्वेश्चन समझाऊंगा। और साथ साथ बेटा इसकी आंसर की भी बना लीजिए, ठीक है। ओके नाउ दे आर सेइंग इन अ सेक्शन ऑफ मिल्स सिटी। सर क्वेश्चन 1 का आंसर डी नहीं होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीनट्स? पीनट्स को कैशो से डिवाइड करना है, क्वेश्चन पढ़े ना कि वो क्या कह रहे हैं। पीनट्स टू कैशो निकालना ना लारे। कैशू टू पीनट्स होगा तो कैशू ऊपर आएगा, पीनट्स नीचे आएगा। पीनट्स टू कैशू होगा तो पीनट्स ऊपर आएगा, कैशू नीचे आएगा। तो डी आंसर होगा ना, कि हमने कैशियो टू पीनट्स किया है, जैसे पीनट्स टू कैशियो मांग रहा है। हाँ तो पीनट्स टू कैशू मांगा, ए आंसर होगा ना। पीनट्स कम है ना, कैशू ज्यादा है ना। उल्टा बोल समझ दिया। रहा हाँ सही है, डी सही है, डी आंसर होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, वो तो आप अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा। समझ आ गया मेथड? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं इन अ सेक्शन ऑफ मिल सिटी द रेशियो ऑफ प्राइवेट होम्स टू अपार्टमेंट हाउस dwellings इज 5:3। वो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट होम से हाउस रेशो हमें दिया हुआ है कितना, 5:3। उसके बाद कह रहे हैं इफ ऑल द अपार्टमेंट हाउस dwellings आर brick structures and 1/10 of the private homes are wooden structures, what is the maximum portion of houses that may be brick? अच्छा जी, in a section of Mills City, the ratio of private homes to apartment house dwellings. यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो होम्स का अपार्टमेंट के साथ रेशो है वो 5:3 है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा इफ़ ऑल द अपार्टमेंट जो हैं वो सारे के सारे जितने भी अपार्टमेंट हैं वो हाउसेज हैं, वो सॉरी वो ब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं।
तो आई कैन से अगर मैं टोटल की बात करूं तो 3/8 जो हैं वो अपार्टमेंट हैं और 5/8 जो हैं बेसिकली होम्स हैं। ठीक है, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि सारे के सारे जो अपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसका मतलब ये पूरे के पूरे जो हैं ये तो ब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन जो हमारे पास होम्स हैं उसमें 1/10, तो मैं 1/10 निकालूंगा 5/8 का। तो जनाब 5 1 5 2 हो जाएगा 1/16। तो 1/16 ऑफ टोटल जो है वो बेसिकली ब्रेक हो गया, प्लस 3/8 भी था जो कि ब्रेक था। क्या ये बात समझ आ रही है? कि अपार्टमेंट्स तो सारे के सारे ही ब्रिक वाले हैं। वो ये कह रहे हैं अपार्टमेंट्स तो सारे के सारे ही ब्रिक वाले हैं। क्या ये बात समझ आ गई? क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि सारे के सारे अपार्टमेंट्स ब्रिक वाले हैं, तो वो तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए कि वही वो 3/8 ही हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास 5/8 हाउसेज हैं ये सारे के सारे ब्रिक वाले नहीं हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1/10 जो हैं वो ब्रिक वाले हैं। तो बेसिकली 5/8 पोर्शन था पूरे का जो कि होम्स का था, और उसमें से अच्छा 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 सॉरी 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 1/10 नहीं होगा, हाँ हाँ सॉरी 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 मिस्टेक 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 सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पर 1/10 सॉरी बेटा रिपीट करता हूँ कि 1/10 जो है वो बेसिकली वुडन है। तो 9/10 ऑफ द 5/8 ऑफ द जो भी वैल्यू है वो हमारे पास बेसिकली, तो हमारे पास बेसिकली 9/16 जो है हम कह सकते हैं कि हमारे पास ब्रिक्स वाले होंगे। क्या ये बात समझ आ गई? 1/10 कैंसिलेशन करेंगे, 5 1 5 2 तो 9/16 आ जाएगा। ठीक है, तो 9/16। तो अब अगर मैं टोटल ब्रिक वाले बात करूं तो 3/8 भी हैं और 9/16 भी हैं। तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा? 15/16। तो मैं इस सवाल को थोड़े आसान तरीके से भी कर सकता था। मैं अगर वुडन वाले कैलकुलेट कर लूं तो वुडन वाले सिर्फ और सिर्फ 1/10 ऑफ 5/8 है। तो बेसिकली 1/16 जो है वो हमारे पास वुडन वाला है। तो इसका मतलब अगर मुझे ब्रिक वाले निकालने हैं तो टोटल रेशो होता है हमेशा 1। तो अगर मैं 1 में से वुडन वाले निकाल दूं तो मेरे पास ब्रिक वाले आ जाएंगे, क्योंकि बाकी सब तो था ही ब्रिक का बना हुआ ना, क्योंकि जो अपार्टमेंट्स थे वो तो सारे के सारे ब्रिक्स थे। जो होम्स थे उसमें सिर्फ 1/10 जो हैं वो वुडन थे, बाकी सारे के सारे क्या थे? ब्रिक्स थे। तो अगर मैं वुडन वाले निकाल लूँ तो मैं जल्दी निकाल लूँगा। तो अगर मैं सिर्फ इतना काम करता हूँ तो मेरा काम कम होगा। क्या ये सवाल का सलूशन समझ में आ गया? कि अगर जो इतना सारा काम किया मैं वो ना काम करूँ, सिर्फ नीचे वाला काम कर लूँ, तो ये बाय प्रैक्टिस हमें समझ में आ जाएगा
कि मैं कितना काम करूं कि आंसर मेरे पास सही आ जाए। क्या ये बात समझ आ गई? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 भी मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत आपको लगती है तो बता दें, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सर 4 कर दे। और डिस्कस कर लूँ? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में करें, ग्रास सीड नॉर्मली सोल्ड फॉर 60 सेंट्स अ पाउंड। भाई हमारे पास जो ग्रास सीड है वो 60 सेंट की 1 पाउंड सेंट बिकती है। 60 सेंट्स अ पाउंड, ठीक है। 2 पाउंड पैकेजेस इन 2 पाउंड पैकेजेस। अच्छा, 60 सेंट्स अ पाउंड, लेकिन वो हम 2 पाउंड्स का बेचते हैं, तो ऑब्वियसली हम 120 सेंट्स का 2 पाउंड बेचते होंगे। तो इसका तो कहते हैं इज सोल्ड फॉर, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा पढ़ लेता हूँ सवाल। वो कह रहे हैं 60 सेंट का जो है वो 1 पाउंड बिकता है। उसके बाद वो कह रहे हैं 2 पाउंड का जो पैकेज है वो 1.5 का बिकता है। तो इसका मतलब आई कैन से कि 150 सेंट्स के अब हम 2 पाउंड बेच रहे हैं। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ ओल्ड प्राइस टू द प्रेजेंट प्राइस? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो ओल्ड है वो बेसिकली क्या होगा, 120 सेंट्स होगा 2 पाउंड्स का, और जो न्यू है वो 150 सेंट है 2 पाउंड्स का। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ओल्ड प्राइस? तो ओल्ड प्राइस है हमारे पास 120, नया प्राइस है 150, रेशियो निकालने जनाब 3/5 आ गया। तो मसला इसमें, बात समझ आ गई? सर क्लियर है 4 बेटा? होगा। 4 होगा, 4 कर देते हैं। सॉरी, मुझे वो मामा ने 3/5 लिखा मैंने समझा कैलकुलेशन करके लिखा मामा ने, सॉरी बेटा। 4/5 बगैर कैलकुलेशन के ही लिखा मैंने, सॉरी। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने की जरूरत है। नो सर। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। नहीं, कोई बात नहीं मामा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं मिस्टर पावर एवरेज डेली चार्जेस आर 3/2 as much as that of Mr. Fixit who earns 7,200 per day. What is the daily average charges of Mr. Power? क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ भी नहीं करना, हमें 3/2 मल्टीप्लाई करना है 7,200 से। तो जनाब ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3600 से। तो 3600 को 3 से करना है तो 30 को 3 से कर लें, 90, 6 18 हो जाएगा 10800। क्या ये बात समझ आ गई सबको? व्हाट्स द आंसर ऑफ 5? अभी 5 किसी ने सॉल्व किया तो बताइए आंसर क्या आ रहा है। ओके, या जरा अजान हो जाए, 2 मिनट दें क्लास, 1-2 मिनट दें, अजान हो जाए जरा। ये साथ साथ बनवा रहा हूँ ना बेटा लारेब, किस लिए बनवा रहा हूँ। और जो टॉपिक क्लास में डिस्कस नहीं होगा उसकी की जो है वो आप लोगों को मैं जल्द से जल्द भेज दूंगा। बट डी में 120 के लिखा है, मिस्टेक है इसमें, करेक्शन कर लें, करेक्शन कर लें, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभार।
टाइपिस्ट टाइप कर रहा होता है ना, तो वो जल्दी जल्दी में एक जीरो ज़्यादा लगा दिया उसने। ओके बेटा, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। अब फादर विशेस टू डिवाइड हिज सैलरी ₹210 इन 3 पार्ट्स A, B एंड C so that A's share to the B's share is 2:3। देखो बेटा, जो A और B का शेयर गिवन है वो गिवन है 2:3, और अगर हमें B/C की शेयर की बात करें तो वो है 4:5। तो एक तरीका ये है कि हम इन सब का एलसीएम ले लें। तो 2, 3, 4, 5 कैल्शियम क्या आएगा? तो एक तरीका तो ये है कि आप इसका एलसीएम ले लें, अदरवाइज इसका एक और तरीका ये है, एक और तरीका भी है, एक और तरीका ये है बेटा कि हम बी को देखें। बी यहाँ पर 3 है और बी यहाँ पर 4 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से और इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से। तो ये हो जाएगा A/B/C बन जाएगा 8, 12, 15। क्या ये बात समझ आ गई? तो उन्होंने मांगा है बी का शेयर, तो बी का शेयर कितना हो जाएगा? बी का शेयर हो जाएगा 12/35 मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू, क्योंकि बी का जो शेयर है वो 12 हिस्सा है। दोबारा बता देता हूँ मैं। अच्छा, आप लोगों में से कोई अगर मुझे चैट भेज रहा है तो वो मुझे ना भेजे, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। आप अगर प्राइवेट चैट ना करें तो बेहतर है, मुझे मैसेज पढ़ने में पूरा स्क्रीन हटानी पड़ती है। ठीक है, थैंक यू। आप एवरीवन पे लिख दें, मैं कंप्यूटर पे देख रहा हूँ। मैं यहाँ दोबारा बताता हूँ कि ये वाला बी और ये वाला बी सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ पर 4 लिखा है, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 4 12 हो जाएगा, और मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 3 12 हो जाएगा। तो बेसिकली मैं जब सेम करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो जब ये 12 होगा तो बाकी फिर उस हिसाब से लिख दिए मैंने। बेसिकली जब हम कंबाइन करते हैं रेशोज़ को, तो जो मिडिल रेशो है वो सेम होना चाहिए, जब भी वो कंबाइन होगा, वरना कंबाइन नहीं होगा। क्या ये बात समझ आ गई? Should I move on? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं इन अ सर्टेन कैलकुलस क्लास
the ratio of the number of mathematics majors to the number of students who are not mathematics majors is 2:5। वो कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स डैश से जो रेशो है वो 2:5 है। उसके बाद वो कह रहे हैं इफ 2 more mathematics major were to enter the class, यहाँ से मैं कर दूँ 5m इज इक्वल्स टू 2m डैश और मैं कह दूँ कि 5m अपॉन 2 हो गया m डैश। तो देखो बेटा, वो ये कह रहे हैं कि इफ 2 मैथमेटिक्स मेजर्स वर टू एंटर द क्लास, मैथमेटिक्स मेजर जो हैं वो अगर 2 मज़ीद आते हैं और उनका जब मैं रेशो निकालता हूँ m डैश से तो वो रेशो चेंज होके हो जाता है 1/2। तो जनाब ये हो जाता है 2m प्लस 4 इज इक्वल टू m डैश। m डैश की वैल्यू है मेरे पास 5m अपॉन 2, हो जाएगा 4m प्लस 8 इज इक्वल टू 5m और मेरे पास जो m की वैल्यू है वो आ गई जनाब 8। तो इसी तरीके से अगर मैं m डैश निकालना चाहूँ तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो वो हो जाएगा 20। तो टोटल आएगा मेरे पास 28। क्या ये बात समझ आ गई सबको? सर रिपीट कर दें। देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ देखो, देखो बेटा इसमें हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में गिवन था m और m डैश का रेशो 2:5। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और मैंने वैल्यू निकाल ली m डैश की। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? उसके बाद वो कह रहे हैं कि 2 बच्चे मैथ्स के बढ़ गए तो रेशो हो गया 1/2। क्या ये बात समझ में आ गई? फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और m डैश की जगह उसकी वैल्यू डाल दी। क्या ये बात समझ आ गई? उसके बाद ये 4m इधर प्लस हो रहा था, राइट साइड पे जाके माइनस हो गया। क्या ये बात समझ आ गई? तो हमारे पास m आ गया। जब m आ गया तो हमने दोबारा से यहाँ पुट कर दिया तो हमारे पास m डैश की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को प्लस कर लें, टोटल आ गया। m डैश बराबर था 5m अपॉन 2 के। तो 5m का मतलब है 5 8 40 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 20। समझ आ गई बात?
ओके, क्वेश्चन नंबर 9 खुद कीजिएगा, मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं 5 पेंसिल, 5 पेंसिल का वही कॉस्ट है जो कि 3 पेन्स का है। तो इसका मतलब एक पेन जो है वो 5/3 पेंसिल के बराबर है। फिर वो ये कह रहे हैं कि 20 पेन्स जो हैं वो 4 लेटर पैड्स के बराबर है। तो पेन की जगह पर हमने डाल दिया 5/3, तो ये आ गए 4 लेटर्स। और यहाँ से अगर मैं हाथ के हाथ 1 लेटर की वैल्यू निकाल लूँ तो 4 जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25/3 पेन। फिर वो कह रहे हैं कि 5 लेटर पैड्स बराबर हैं 2 नाइफ्स के। अब लेटर पैड की वैल्यू मैंने पुट कर दी 25/3 2 नाइफ्स के लिए। तो जनाब ये हो गया, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125/6 पेन इज इक्वल्स टू नाइफ। और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो जनाब 125 पेंसिल्स बेसिकली बराबर आ गई 6 नाइफ्स के। और 6 नाइफ्स का जो कॉस्ट है उन्होंने बताया था 2.5 रुपीज़ है। तो अगर मुझे एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है तो 2.5 को मैं 125 से डिवाइड कर दूंगा। क्या ये बात समझ आ गई सबको? आंसर इज डी। नहीं, मेरा ख्याल है बी आएगा। इज एवरीबडी क्लियर? आप इस क्वेश्चन को बैकवर्ड भी लेके चल सकते हैं, मैं फॉरवर्ड लेके चला हूँ, आप उल्टा क्वेश्चन पढ़ लें तो भी हो सकता है ये सॉल्व। इज एवरीबडी क्लियर? हेलो? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? बट कॉम्प्लिकेटेड है। मैं दूसरे तरीके से, आंसर कैसे आएगा? सिंपल है यार, इसको लिख लो 250 डिवाइड बाई 125, तो ये आएगा 2। तो पॉइंट यहाँ से 2 यूनिट प्लेस करोगे तो 0.02 आ जाएगा।
ठीक है बेटा, समझ आ गया सबको ये सवाल? यस लारे? एक दफा इक्वेशंस फॉर्म करना फिर बता दें। सर हम्म, ये जो आपने एक पेंसिल वाला करवाया है इसमें आपके लिहाज से मिनिमम कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में? 1 मिनट लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 9 का आंसर डी है? नहीं बेटा, आई सॉल्व बैकवर्ड्स, मेरा आंसर 0.10 आ रहा है। यूसरा, यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग। सर आप बैकवर्ड वाले से करवा दें। अच्छा, करा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो भाई, सबसे पहले उन्होंने हमें क्या कहा है कि 6 नाइफ्स जो हैं वो हैं 2.5 की, तो एक नाइफ की कॉस्ट आ गई 0.5। उसके बाद वो कह रहे हैं कि दो नाइफ्स हो गई 1 की। दो नाइफ्स जो हैं वो 5 लेटर पैड के बराबर है, तो 5 लेटर पैड 1 के हैं, तो 4 लेटर पैड चाहिए, तो एक लेटर पैड निकाल लो, एक लेटर पैड आ जाएगा 0.2 का, बट 4 लेटर पैड निकालने हैं तो 0.8 का आ गया। वो कह रहे हैं ये 20 पेन के बराबर है, तो 20 पेन हो गए 0.8 के, तो तुम्हें एक पेन चाहिए। एक पेन के लिए 0.8 को डिवाइड कर दो 20 से। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें 3 पेन चाहिए, तो 3 पेन जो हैं वो 0.8 को डिवाइड कर दो 20 से, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और फिर तुम्हें ये मिल जाएगा कॉस्ट 5 पेंसिल्स का। 0.8 को डिवाइड करेंगे 2 से, 0.4 हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या मिस्टेक हो रही है? एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है, डिवाइड बाय 5 करते हैं। दूसरा आपने ऐसे ही किया था। दोबारा से देख लेते हैं। देखिए भाई, हमारे पास जो 6 नाइफ्स हैं वो 2.5 की हैं, तो एक नाइफ निकालने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया 6 से। मैंने पहले डिवाइड ही गलत किया है। अच्छा, ये आएगा जनाब 5/12। फिर उसके बाद मुझे निकालना है 2 नाइफ्स का, तो 2 नाइफ्स हो जाएगा 5/6, और 2 नाइफ्स बेसिकली बराबर हैं 5 लेटर पैड्स के। तो अगर मुझे एक लेटर पैड निकालना है तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा 1/6। फिर मुझे 4 लेटर पैड निकालने तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 2/3। 4 लेटर पैड 20 पेन्स के बराबर हैं, तो मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 40/3। 20 पेन के बाद अगर मुझे 1 पेन निकालना है तो मैं 20 से डिवाइड करूंगा। जब मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 2/3। और उसके बाद फिर मुझे निकालने हैं 3 पेन,
तो 3 पेन आ जाएंगे। फिर कोई मिस्टेक हो रही है यार। तीन पेन आ जाएंगे 2 सर रुपीज आप के। डायरेक्ट इक्वेशंस बना लेना, वो आसान हो जाएगी हमारे लिए। वो तो खैर सही था, वो तो सबको समझ में आ रहा था। ये मुझसे मुनीर साहब ने कहा था इसको उल्टा भी करके दिखा दें। तो मैं उल्टा करने की कोशिश कर सर रहा वैसे हूँ। उल्टा करना ज्यादा आसान नहीं है। उल्टा करना ज्यादा आसान होना चाहिए। देखो मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, मिस्टेक ढूंढो यार हाँ वैसे इसमें। सर उल्टा करना ज़्यादा बिल्कुल आसान आसान है, सही कह रहे हो, लेकिन ढूंढते मुझे हैं सर, ढूंढते 2 मिनट दीजिए। ये बराबर है 5 पेंसिल के। 5 पेंसिल बराबर हो गई 2 के। तो एक पेंसिल बराबर हो गई 2/5 के। नहीं, तो डिफरेंट आ रहा है। कुछ गलती कर रहा हूँ मैं। सर मेरा ख्याल कैल है इक्वेशन में कोई गलती है। नहीं, इक्वेशन में गलती नहीं है। मैंने कोई यहाँ मिस्टेक की है, यहाँ यहाँ कोई मिस्टेक की है मैंने। दोबारा से करें। आप ज़रा माइक ऑन रखें और मुझे बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा भाई देखें भाई, 6 नाइफ्स बराबर है 2.5 के। हो जाता है यार कभी कभार, कोई बात नहीं। तो मैं पहले निकालता हूँ एक नाइफ की वैल्यू। तो एक नाइफ की वैल्यू के लिए मैं 2.5 को डिवाइड करूंगा 6 से। मेरे पास आंसर आएगा 0.41। क्या आएगा? क्या आएगा? 5/12। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है भाई यहाँ तक। अच्छा भाई, अब 1 नाइफ की वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए 2 नाइफ की वैल्यू। तो 2 नाइफ के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 5/6। ये बात समझ आ गई? अब 2 नाइफ्स जो हैं वो बराबर हैं 5 लेटर पैड्स के। तो ये आ गया 5/6। अब मुझे चाहिए 1 लेटर पैड। तो 1 लेटर पैड के लिए मैं दोनों तरफ 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 1/6 आ जाएगा। क्या ये बात सही है? यहाँ तक सही किया है मैंने? सही है। अब अगर मुझे 4 लेटर पैड्स चाहिए तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4/6, जो कि हो जाएगा 2/3। क्या ये बात सही है? जी सर फोर यहाँ तक। लेटर 4 लेटर पैड्स बेसिकली 20 पेन्स के बराबर हैं। तो 20 पेन्स हो गए 2/3 के। क्या ये और बात सर सही है? ये हम पेन की प्राइस तो निकाल लेंगे। अब अगर मैं 1 पेन की वैल्यू निकालूंगा तो मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1/30। ऐसा ही है। यस सर। उसके बाद मुझे निकालने हैं 3 पेन की वैल्यू तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 1/10। और 3 पेन जो है वो 5 पेंसिल के बराबर हैं। तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 पेन बराबर हैं 5 पेंसिल के। तो ये बराबर आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करके 1/2 आ जाएगा। सही है। अब अगर मुझे 1 पेंसिल निकालनी है सर 5 से 5 से मल्टी करेंगे, डिवाइड करेंगे ना। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, वही। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ सॉरी 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 सॉरी। नहीं, मैं सही तो कर रहा हूँ भाई। 3 पेन बराबर है 5 पेंसिल्स के ना। तो कुछ भी नहीं करूंगा, 1/10 ही आएगा। सॉरी, सही कर 3 रहे हैं पेन, सर, सही कर रहे थ्री हैं। मल्टीप्लाई सही थोड़ी कर, होगा, डिवाइड ही होगा। कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा ना डिवाइड होगा। 3 पेन बराबर है 5 पेंसिल के। तो ये 1/10 के ही बराबर होगा। और अब मुझे 1 पेंसिल चाहिए। तो अब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 1/50। दैट इज 0.02। सही किया था यार मैंने, फजूल में कंफ्यूजन हो गई। 1/10 डिवाइड बाई 5 होगा। हाँ बिल्कुल सही है, अब समझ आ गया। ओ आई वॉजंट डिवाइडिंग इट बाय 5। सही है, समझ आ गया भाई सबको। तो उल्टा करें सर आप। 20p इज इक्वल टू 2/3 से बता देना। चल अरे दोबारा सुन लो। देखो बेटा, 4 लेटर पैड्स बराबर थे 20 पेन के। ठीक है लारे। उसके बाद मैंने 20 से राइट साइड पे डिवाइड कर दिया तो ये 1/30 आ गया 1 पेन की वैल्यू। ठीक है लारे।
लारेब, आर यू देयर? ओके, उसके बाद मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1/10 हो गया। तो 3 पेन्स बेसिकली बराबर थे 5 पेंसिल्स के। तो वो वैल्यू जो 3 पेन्स की थी, अब वो वैल्यू हो गई 5 पेंसिल्स की, और 1 पेंसिल निकालने के लिए मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर। Okay, so all of you guys, I am giving you like 10 minutes to go through. सर आप 9 का आंसर बता दें प्लीज। अभी 9, सर आप 9 का आंसर बता दें प्लीज। डी है अभी 9 किसी ने सॉल्व किया तो बताओ यार क्या आंसर आ रहा है। किसी ने सॉल्व किया 9? ए आ रहा है। 9 का आंसर आ रहा है, मेरा भी 7/8 आ रहा है। तो क्या करवा दूं 9? 7/8 तो ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ ना, करवा चलो दें मैं, सर, बता दें। अब ये कैसे होगा ये नहीं पता, चलो मैं करवा देता हूँ। देखो बेटा, ऑफ द पीपल अटेंडिंग अ कॉन्सर्ट 3/4 आर सीटेड इन द ऑडिटोरियम and the remaining 1/4 are in the lobby. 1/2 of those in the lobby move to seats in the auditorium. Then what is the ratio of those seated in the auditorium to those in the lobby? देखो भाई वो ये कह रहे हैं देखो भाई बात सुनो, वो ये कह रहे हैं कि 3/4 जो है ना वो ऑडिटोरियम में थे, और वो ये कह रहे हैं कि 1/4 जो है वो लॉबी में थे। तो बेसिकली 1/2 लॉबी के वो चले गए। तो 1/8 बनेगा ये ऑफ टोटल। सर आसान है सर, तो ये माइनस करके वहाँ प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये इस तरह का सवाल मैंने करवाया था ना लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में समझाया भी था कि ए ने बी को अपने हिस्से में से पैसे दे दिए, बी ने सी को अपने हिस्से में से पैसे दे दिए, बिल्कुल वैसे ही होना था ये। ठीक है, ओके, सो नाउ आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम 12 to 19। ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। आई एम अवे फॉर 10 मिनट्स, आई एम कमिंग बैक इन 10 मिनट्स। यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, एंड ये सारे के सारे सवाल जो आपसे नहीं होते हैं तो फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ओके बेटा, जी सर। यार टाइम मेरे पास कम है तो मेरा ख्याल है हमें डिस्कस करना चाहिए। तो कौन सा डिस्कस करने की ज़रूरत है ज़रा बता दें। क्वेश्चन 12। 12 डिस्कस करने की ज़रूरत है, चेक कर लेते हैं। 12 का जो आंसर है वो 620 आ रहा है, मगर वो ऑप्शंस में है ही नहीं। चेक कर लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऑन अ मैप ड्रॉन टू स्केल ½ इंच, हमें 0.5 दिया है उन्होंने 200 माइल ना, तो 1 हो गया 400 माइल। उसके बाद वो पूछ रहे हैं 3.5, तो 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 1400। सही तो आ रहा है। अच्छा भाई 13 भी किसी ने कहा है मुझे। इफ कार्ड्स आर सोल्ड एट अ रेट ऑफ 3 for 10 sets, भाई 10 cents के 3 हैं, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 डजन। 3 डजन चाहिए तुम्हें, तो दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जनाब 12 से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 120 सेंट्स, तो ये हो जाएगा $1.2। सिंपल। और किसमें मसला है?
क्वेश्चन 15 में 15 में वो क्या कह रहे हैं कि एम मैन जो है वो 10 डेज में वर्क कर रहे हैं, तो 10 मैन कितने डेज में करेंगे, तो एक्स ले लो। इनवर्स रिलेशन में सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10m इज इक्वल टू 10x, x इक्वल टू m आ जाएगा। समझ आ गई ये बात? डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इनवर्स रिलेशनशिप में सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। मामा समझ में आ गया? अभी और किसी क्वेश्चन में मसला? m इज इक्वल टू k अपॉन 10 नहीं होगा, k कहाँ से आ गया? वो चलो x ले लिया ना तुमने। भाई मैंने तो सिंपल किया है ना, यहाँ पर मैन लिखे हैं उनके, यहाँ पर मैंने आवर्स लिख दिए, डेज लिख दिए। तो अगर m कर रहे हैं 10 में तो 10 कर रहे हैं x में। डायरेक्ट रिलेशनशिप में ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप में सामने सामने मल्टीप्लाई होंगे। समझ आ गई बात? सर एक बात मैंने आपसे पूछी थी, क्वेश्चन नंबर 12 में आपने 3.5 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, ये थोड़ा सा काइंडली बता दीजिएगा। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना 3.5। सही सर, ठीक है। मामा क्लियर है या नहीं क्लियर? A garrison of 1500 men has provisions। सर तो ऑप्शंस में से कौन सा आंसर है? ये रहना बेटा एम। अच्छा चेक कर लेते हैं कि अगर मेरे पास m जो है 10 दे रहा है तो एक का होगा 10 अपॉन m, और फिर मुझे अच्छा 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 नहीं 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 नहीं, ओ मामा आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं। अगर मुझे यहाँ पर अब 10 का निकालना है तो 10 का होगा 100 अपॉन m। नहीं नहीं, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में होता है। सही सही सही, ओ मामा गलत कह रही थी, सॉरी सॉरी बेटा, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में होगा। रेट में रेसिप्रोकल देखते। ये तब सही होता अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता। ठीक है शहजाद, ये भी इनवर्स रिलेशनशिप है तो इसलिए गलत है ये। सर ये डायरेक्ट या इनवर्स को तो नहीं पता, लेकिन सर यहाँ पर सीरियस सा बोला हुआ है कि एक बंदा 10 दिनों में एक जॉब पूरी करते हैं, और यही अगर 10 मैन लग जाए तो कितने दिनों में जॉब पूरी होगी, वही सेम जॉब। सर हाँ तो एम ही एक आना बंदा, था। हाँ एम ही आंसर आएगा। तो अगर एक बंदा 10 दिन में करा तो 10 बंदे एक दिन में करेंगे, सिंपल है। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। कह रहे हैं अ गैरिजन ऑफ 1500 men, प्रोविजंस हैं 6 हफ्तों के, तो 7 6 42 डेज के हैं। फिर वो कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 2 वीक 450 men डिजर्ट। डिजर्ट मतलब चले गए, चल बसे। हाउ लॉन्ग आफ्टर दिस विल द फूड लास्ट। तो अगर 450 चले गए
और 6 हफ्तों का खाना था। तो हम ये कह सकते हैं कि अब 1500 जो है वो 6 हफ्तों का खाना था। तो आई कैन से कि 2 हफ्तों का खाना जो है वो 500 था। तो आफ्टर 2 वीक्स अब जो हमारे पास a garrison of 1500 men has provisions for 6 weeks. अगर हर आदमी रोजाना एक चीज खा रहा है, 1500 आदमी अगर एक हफ्ते में 1500 चीजें खा रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 1000 रह गया। 1000 में से वो ये कहते हैं कि 450 men मजीद चले गए, तो हमारे पास रह गए 550 men। नहीं ऐसा नहीं होगा, ये 1500 1550 करेंगे ना। ये है हमारे पास 6 हफ्तों के लिए। आफ्टर 2 वीक्स हमारे पास, हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3000, तो हमारे पास 6000 बच जाएंगे। तो अब इन शॉर्ट अगर 1500 में 6000 चीजें यूज कर रहे थे 4 हफ्ते में, तो अब जो हमारे पास 550 लोग चले गए, नहीं कितने, 450 लोग चले गए। ये हैं 4 हफ्ते में। तो अब मुझसे पूछ रहा है कि 450 में अगर चले गए तो बच गया 1050 में। तो 1050 में 6000 को कितने दिनों में इस्तेमाल कर लेंगे? तो 6000 को अगर मैं डिवाइड करूं 1050 से, तो 40/7 आ रहा है सर। 40/7 आ रहा है। ये 40/7 वीक्स हो गए। तो अगर मैं इसको डेज में कन्वर्ट कर लूं तो 40 डेज आ जाएगा। दोबारा समझा देता हूं, आप इसको इस तरह समझ लें कि हमारे पास 1500 लोग हैं, ठीक है, और एक हफ्ते में कोई 1500 चीजें हैं वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 6 वीक्स में वो हमारे पास टोटल थी 9000 चीजें। क्या ये बात समझ आ गई सबको? फॉर सपोज 9000 कोई भी चीजें थी टोटल। सर लेकिन आपने कहा कि 1500 मतलब एक दिन में कंज्यूम कर रहे हैं वो, या एक वीक में, तो ये कैसे पता कि 1500 ही कंज्यूम कर रहे हैं? हमने अज्यूम किया है, हम आसान नंबर्स लेते हैं ना, हम नंबर्स यहाँ पर चेंज कर लें कोई मसला नहीं है, हम सिंगल वैल्यू के लिए करते हैं तो आसान हो जाता है हमारे पास। कि भाई हमारे पास 6 वीक्स का सामान है ना, तो अगर हम अज्यूम कर लें कि भाई हमारे पास 1 वीक का सामान है, तो उतनी चीज़ें जो हैं वो 6 वीक्स के लिए हैं। सर तो सर हाउ वुड वी नो दैट हमें क्या अज्यूम करना है एंड कब करना है? इस तरह के सवालात में जब चीज़ें ख़त्म होने की बात हो या हमसे ये कहा जाए कि इतने टाइम पीरियड के लिए हमारे पास चीज़ें थी, तो उस सूरत में फिर हम अज्यूम करते हैं, ठीक है अक्सा। तो यहाँ पर हमें 6 वीक्स के लिए दिया हुआ था, तो हमने कहा कि भाई एक वीक में अगर 1500 मैन वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे 1500 बिरयानी के डब्बे हैं, तो अगर एक हफ्ते में वो 1500 बिरयानी के डब्बे खा रहे हैं, तो भाई 6 हफ्ते में वो 9000 बिरयानी के डब्बे खा रहे होंगे। अब 2 हफ्तों में उन्होंने
3000 बिरयानी के डब्बे खा लिए, क्योंकि एक हफ्ते में 1500 खाए, अगले हफ्ते में 1500 खाए, तो हमारे पास 6000 बिरयानी के डब्बे रह गए। अब ये 1500 लोग 4 हफ्तों में करते इस्तेमाल 6000 बिरयानी के डब्बों को। लेकिन अब जो लोग हैं वो 1500 नहीं रहे, बल्कि तुम्हारे पास जो लोग रह गए वो 1050 रह गए, क्योंकि 450 लोग डिजर्ट हो गए, मतलब चले गए। तो अब जो तुम्हारे पास लोग रह गए वो 1050 रह गए। तो 6000 जो मेरे पास टोटल अमाउंट चीज़ें बची थी, 6000 जो मेरे पास बिरयानी के डब्बे बचे थे, वो मैंने डिवाइड कर दिए अपने रिमेनिंग लोगों से, तो मेरे पास नंबर ऑफ वीक्स आ गए। जो मेरे पास आंसर गिवन है वो आंसर गिवन है डेज में, तो वीक्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या ये बात समझ आ गई? सर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूँगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करूँगा? सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी तो हो सकता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब होता कि जब हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप होती, अगर तुम मल्टीप्लिकेशन से करना चाहते हो, ये इनवर्स रिलेशनशिप है, क्रॉस डिवीजन से होगी। सर इसका कोई अदर सोल्यूशन हो सकता है? जैन तारिक पूछ रहे हैं। यार मुझे तो फिलहाल यही समझ में आ रहा है। हो सकता होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता होगा, अलग अलग जाविये से आप कर सकते हैं सवाल। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं सर कौन सा रिलेशन है? देखो बेटा, यहाँ पर अगर ज़्यादा लोग होंगे तो खाना जल्दी ख़त्म होगा, है लारे। अगर कम लोग होंगे तो खाना देर से ख़त्म होगा, तो ऑब्वियस बात है इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। सर इनवर्स में एक चीज बढ़ रही होती है तो दूसरी चीज कम हो रही होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है बेटा। क्या ये बात सबको समझ आ गई? और क्या क्वेश्चन पूछना है? जी सर आ गई सर। कौन सा पूछना है? इनवर्स में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, इनवर्स में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता बेटा, डायरेक्ट डायरेक्ट में करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा भाई कौन सा क्वेश्चन करवाना है मुझे? क्वेश्चन 19 वो कह रहे हैं 3 men और 4 women और 5 boys can do a piece of work in 42 days. How long will 3 men, 6 women and 5 boys take to do it? क्या हो गया भाई? ये कौन है ये? अच्छा देखिए बेटा, वो ये कह रहे हैं कि 3 men बराबर हैं 4 women के और बराबर हैं 5 boys के, और ये सब मिलके काम कर लेते हैं 42 डेज में, नहीं अलग अलग कर लेते हैं। तो इसका मतलब अब वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं 3 मैन लेता हूँ और 6 वुमेन लेता हूँ और 5 बॉयज लेता हूँ, तो अब मिलाकर कितना काम कर सकता हूँ? तो अगर मैं 1 मैन का रेट निकालूं तो वो आया 1/42, सॉरी 1/42 नहीं 1/14। अगर मैं 1 वुमेन का रेट निकालूं तो वो आया 4/42, 42/4, हाँ भी 4/42, सॉरी 4/42 कितना होगा? 2/21 आ गया। और अगर मैं एक बॉय का रेट निकालूं तो ये आएगा 5/42। तो अगर आप चाहें तो इसको 3/42 लिख लें और इसको आप लिख लीजिए 4/42।
तो एक मेन जो है उसका जो रेट है वो 3/42 है। तो अब मेरे पास जो 3 मैन है, तो 3 मैन का रेट कितना हो जाएगा? 3 मैन का रेट हो जाएगा 9/42। और मेरे पास 6 वुमेन है, 6 वुमेन का रेट हो जाएगा जनाब 24/42। और मेरे पास सर मैन का रेट कैसे आया वहां से समझा दें। देखो बेटा 42 आवर्स में काम करते हैं 3 मैन, तो 42 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो एक मैन काम कर रहा है 42/3। उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। तो दोबारा से बताता हूँ। देखिए भाई 3 मैन 42 डेज में काम करते हैं, तो एक मैन को कितना टाइम लगेगा? मामा बताइए, शुरू से बता रहा हूँ। नहीं ना अगर 3 मैन 42 डेज में कर रहे हैं तो एक मैन कितने में करेगा? अल्लाह ना करे भाई, क्या हो गया तुम लोगों को? अगर 3 मैन 42 डेज में काम कर रहे हैं तो 1 मैन कितने डेज में काम करेगा? सर 42 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो एक का आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, 42 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे ना भाई। बंदा कम हो गया तो दिन बढ़ जाएंगे ना, वो हल्क थोड़ी काम कर रहा है। अच्छा सही है सर, ठीक है। अच्छा, 126 आ जाएगा। 126 आ जाएगा ना। सही है सर। तो एक मैन का जो रेट है वो बेसिकली 1/126 हो गया ना। समझ आ रही बात? जी सर, बिल्कुल। अच्छा जी तो अब मुझे बताएं इसी तरीके से बच्चों टाइम खत्म, मेरी अगली क्लास है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, सबसे पहले हम करेंगे 19 और उसके बाद फिर आप लोगों को मजीद क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस और हैं। फिर कल हमने हाँ मजीद फ्रैक्शंस के और सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। जी बेटा। सर ये एक्स्ट्रा क्लासेस आप कब से स्टार्ट करेंगे? सर सेम क्वेश्चन मैनेजमेंट इन्फॉर्म करेगी आपको, परेशान नहीं हो, ठीक है। कल उमर हमारी बात हो चुकी है इस हवाले से, तो फिर सेम क्वेश्चन क्यों कह रहे हो तुम? जी सर, वो बस मैंने कहा सर